देखिए, अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं ना। प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज, ठीक, इमेज। दर्पण में बनी, दर्पण में बनी। अब ये नहीं कि डायरेक्ट आपको देखे हम कह दे प्रतिबिंब है, नहीं। दर्पण में बनी आकृति, दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। आकृति प्रतिबिंब कहलाती है। अब बता पाओगे दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। ऐसे बता लोगे कि नहीं? दर्पण में बनी आकृति ही प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण में बनी आकृति क्या कहलाती है? अच्छा, यही तो बोल रहे थे, थोड़ा भाषा बदल के बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक रूप नहीं बल्कि दर्पण में बना रूप ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। वही तो बतिया बोल रहे थे। तो ये है। अब ये देखो, दर्पण में कई तरीके का बन सकता है। दर्पण में आप एकदम जैसे खड़े हो वैसे ही दिख सकते हो न। आपका प्रतिबिंब जरूरी नहीं दर्पण में ही बने, कभी कभी जल में भी प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ बन जाता है? जल में भी बन जाता है। तो जल में जो बनता है वो उल्टा बन जाता है। आप खड़े रहेंगे तो उल्टा दिखेगा न। कभी कभी अंधेरे में भी प्रतिबिंब आपका दिखाई पड़ता है। अंधेरे में दिए के सामने खड़े हो जाओ तो आपका लंबा प्रतिबिंब दिखेगा, और कभी कभी छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रतिबिंब तो कई तरीके से दिख सकता है, लेकिन दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है उसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण में बनी आकृति ही क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। ये प्रतिबिंब जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। आकृति प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक वास्तविक और एक वास्तविक, और एक होता है आभासी। आभासी, आभासी को इमेजिनरी कहते हैं, और इसको कहते हैं रियल। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे कहते हैं इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज मिलाते रहना, वहां आपके दिया होगा। अगर हम गलत लिख दें तो बताना। इमेज, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? दो। हाँ, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, जिसे हम पर्दे पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, किया जा सके। और आभासी किसे कहते हैं? जिसे पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, जिसे पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके। ये कम समझ में आओगा, भी हम समझा रहे हैं। पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके, न किया जा सके। जैसे जब आप प्रतिबिंब बनाओगे वास्तविक और आभासी, क्या होगा? प्रकाश की किरणें आएंगी। मान लो ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पे मान लो कोई दर्पण रखा है। अभी हम समतल की बात कर ले रहे हैं। यहाँ मान लो कोई दर्पण है न। ये दर्पण, दर्पण के पीछे देखो, ये दर्पण के पीछे कलई है। ये देखो कलई कर दिया गया है, पीछे की तरफ कलई है। प्रकाश की किरणें आई, आके यहाँ देखो, ये आपकी आंख मान लो ये है। आपकी आंख से यहाँ से आई प्रकाश की किरणें, इस पे टकराई। ये देखो, ये चली यहाँ, टकराने के पश्चात ये देखो लौट गई। और जब आपको पता है कैसे लौटेंगी, ये समांतर, क्योंकि एकदम चिकना सतह ये पढ़ा दिए हैं ना। चिकने सतह से टकरा के लौटती है भी, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और एक विसरित परावर्तन ना। तो यहाँ से टकराएगी, टकरा के समांतर लौट जाएगी। अब यहाँ कभी मिलेगी नहीं। तो ये देखो पीछे जरा बढ़ाओ, ये इसको
वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। हाँ, जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को कहा जाता है आभासी। अच्छा ये बताओ, इसको भी छोड़ो, आप हमको ये बताओ, क्या दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब दिख सकता है? आप खड़े हो यहाँ, आपका प्रतिबिंब वहां दिख सकता है? कभी नहीं। जैसे हम खड़े हैं यहाँ सामने और इसके पीछे कलई है और कलई के पीछे आप दिख रहे हो, इसका मतलब वास्तव में आप दिख रहे हो कि केवल आपको आभास हो रहा है? आभास हो रहा है। अरे भैया यहाँ कलई है, पीछे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ दिखने का सेंस क्या है? देखो, जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। उतना ही बड़ा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो यानी ये इससे ये भी क्लियर हो गया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? जैसे व्यक्ति है वैसे। अब देखो, आप शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो आप एकदम जैसे खड़े हो वैसे सीधे ही दिखते हो, ये सीधा है ना। दूसरी बात, सीधा दिखते हो। आगे अब ये देखो, वास्तविक है सीधा के साथ साथ ये सीधा हो गया और आभासी है। क्या है? आभासी। अच्छा, दर्पण के पीछे बन रहा है, ऐसा संभव है जहां कलई किए हो उसके पीछे बन जाए? कलई के पीछे बनना कभी संभव है? तो इसका मतलब आभास हो रहा है। केवल क्या हो रहा है? आप इतना याद रखना, जिस तरफ कलई किया गया है अगर उसके पार बन गया तो समझ जाना बनने वाला प्रतिबिंब क्या है? आभासी। यानी जब प्रतिबिंब, यानी जब किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। और जब वह किरणें वास्तव में मिल रही हो तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लो ये इसी तरफ मिल जाती तो बताओ, दर्पण की इसी तरफ है क्या? तब वास्तव में मिल रही होंगी। तब वास्तव में, ये देखो दोनों रेखाएं अगर यहाँ मान लो कट कर देती, ये वाली और ये वाली, तो वास्तव में कट करती कि बिना वास्तव में कट कर जाती? वास्तव में क्या होती? और पीछे कट करेंगी कभी? जब पीछे जाए टकराया, टकरा के क्या होगा? वापस लौटेगा। परावर्तन का यही नियम है कि कोई चीज टकराएगा चिकने सतह से और टकराने के बाद वापस लौट जाएगा। और लौटते समय ये काट देती तो हम कहते क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और लौटते समय ये एक दूसरे को काटी नहीं, इसीलिए ये पीछे जाके कहीं काटेंगी। जब कहीं काटेंगी, ये काटेंगी कि नहीं काटेंगी? पीछे काटती हुई प्रतीत होंगी। तो जब प्रतीत होंगी तो आभासी, और जब वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक। यानी इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक इमेज को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? जबकि काल्पनिक इमेज को पर्दे पर प्राप्त, यहाँ पर किरणें मिलती है, वास्तव में मिलती है। यहाँ क्या होती है? मिलती है। यहाँ मिलती है और यहाँ पर मिलती हुई, हाँ, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात, ये कलई के आगे ही बन जाता है। जहां दर्पण में कलई किए हो उसके इसी तरफ बनेगा, और वह आभासी वाला कलई के पीछे। क्लियर? वास्तविक और आभासी। हाँ, कांच यहाँ है, कांच के पीछे लगा दोगे कुछ? अरे यार, कांच लिए आप, कांच यहाँ लगाए, इसके पीछे यहाँ रख दो अब कोई पर्दा, ये इमेज बनेगा कांच पे, कांच के पीछे बनेगा। अगर मान लो कोई पर्दा ऐसा हो ट्रांसपेरेंट हो, तब जाएगा, टकराएगा, टकरा के पर्दे पे लौट के आ जाएगा। पहले पर्दावा वीडियो लगता था। पर्दावा क्या लगता था? पीछे चलता था, वो मशीन लगती थी पर्दे के पीछे, और आगे आपको इमेज दिखने लगता था। कि अगवा लगा देते थे मशीन, पर्दा लगाते थे पीछे मशीन। हाँ, कहाँ? जैसे ये मान लो मशीन है पर्दा वीडियो का, तो ये मशीन लग गई, यहाँ लाइट जलती थी और पर्दा लग जाता था आगे। तो इसका मतलब ये किस पे प्राप्त हो रहा है? पर्दे पे प्राप्त होके आपको दिख रहा है। यही मान लो मशीन के पीछे अगर लगा दें तो बताओ, इस मशीन काम करेगा पर्दे पे? तो पर्दे पे इसको प्राप्त कर पाओगे? नहीं प्राप्त कर पाओगे। समझ गए? तो पर्दे पे कब प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, यानी अगर वास्तविक होगा तो पर्दे पे प्राप्त कर सकेंगे। आभासी, अब यहाँ कलई लगा है, इसके पीछे पर्दा रखो, चाहे जो रखो, उस तरफ कोई कुछ जाने वाला है? आप एक कांच ले लो और कांच के पीछे, कांच में आप अपने आप को देखो तो देख पाओगे खूब अच्छे से। पर्दा लगा दो कांच के पीछे, तो उस पर्दे का कोई महत्व है? ये मान लो कांच हम लाए नहीं, ये कांच है मेरा, मान लो वो लाओ इधर जी, ये है,
अब इसके हमको यहाँ देखना है। अब देखो हम यहीं देखेंगे, हमारा चेहरा भी दिखेगा। पर्दा का कोई महत्व है? नहीं। अगर मान लो ये मशीन होती और इसको पर्दा को आगे लगा देते और तब उस पे से टकरा के इस पे इमेज पड़ती और हमको दिख जाती, तो पर्दे प्राप्त कर रहे हो कि नहीं? पर्दावा वीडियो में यही होता था पहले। हाँ, भी कई स्कूल में भी। हाँ, स्कूल में भी प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है। आप लोग ये भी देखते होंगे प्रोजेक्टर के द्वारा बड़े स्कूलों में आज भी पर्दे पे प्राप्त किया जाता है इमेज को ना। पीछे मशीन रहती है, आगे पर्दा लगा रहता है, उस पर्दे पे खूब अच्छे सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है ना। ये मत वहाँ केवल छोटी सी मशीन होगी, वो पूरा रिफ्लेक्ट करके पूरा अच्छे पर्दे पे दिखाएगी। समझ गए पर्दे का मतलब कि किसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और किसे नहीं? समझ गए ये मतलब क्या है? आभासी क्या है? वास्तविक। यानी कुल मिला के कलाई के अगर पीछे बन रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब अब कलाई के आगे बन रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक। सीधा क्या होगा? अगर तीर ऊपर है तो सीधा और तीर नीचे बना दिया तो उल्टा। और सीधा हो गया आभासी हो गया, सीधा आभासी। समझ गए? सीधा होगा आभासी होगा, आभासी हो गया। आप वास्तविक क्यों लिखोगे? जब आभासी हो गया तो वास्तविक लिखने की जरूरत नहीं। तो सीधा आभासी और वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या है? प्रतिबिंब है। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। समझ गए? कलाई छूट जाए तो तुम भी छूट जाओगे। कभी शीशे का कलाई छूटा हुआ देखे हो? हाँ, तो आदमी शीशे का कलाई छोड़ देता था तो कच्ची दीवार होती थी उस पे चिपका देता था, तब अच्छे से दिखने लगता था। कलाई छूट जाएगा तो पारदर्शी हो जाएगा। पढ़ा चुके हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी माने तब आर पार दिखने लगेगा, तब इमेज ही नहीं बनेगा। दर्पण किसे कहते हैं? अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी आपको केवल प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं तो पूरा खदखदा रहे हो, पूरा पूछ लो एक बार में। ये जैसे जो टॉपिक अभी हम पढ़ाएंगे क्या, दर्पण, तो दर्पण में बताएंगे दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी सतह, ऐसा चिकना सतह या ऐसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलई किया गया हो तथा एक भाग परावर्तक हो। अब तुम कह रहे हो पीछे कलई छोड़ा दीजिए, तो दर्पण ही नहीं है वो। एक भाग क्या होना चाहिए? कलई, और दूसरा भाग परावर्तक होना चाहिए। जब कलई हटा दोगे तब वो दर्पण नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? पारदर्शी, अपारदर्शी, न तीनों पढ़ा दिए हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तो वो उसमें चला जाएगा। सोचो विचारो तब पूछो। पहले सोच लिया करो कि हम देखेंगे नहीं। तुम लोगों का घर पे कांच फूटता है तो कांच के पीछे लाल लाल कलर का लेप लगा होता है, लाल हरा कई कलर का होता है। अगर वो लेप हट जाए, पीछे वाला लेप हट ही जाए, तब आगे पीछे दोनों की तरफ एकदम दिखने लगेगा, तब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। घड़ी आपने देखा, घड़ी का कांच, घड़ी के कांच को आप आर पार देख लेते हो कि ऐसे रहता है आर पार? जैसे ये है, इधर लाओ। तुम लोग छोटे लड़के हो क्या? अगर इस पे कलई कर दिया जाए, यहाँ पे कलई कर लें, तब हमारा इमेज इसमें दिखने लगेगा। अभी ये इमेज नहीं दिख रहा है, अभी आर पार दिख रहा है, लेकिन इस पे लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए या फिर पारे का लेप लगा दिया जाए तो एक तरफ ढक जाएगा, तब आपको आसानी से इस तरफ से उस तरफ नहीं दिखेगा, बल्कि आपका ही इमेज आपको दिखने लगेगा। समझ गए? तो जब लेप हटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इमेज किसे कहते हैं? दर्पण में बनी आकृति ही क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। दर्पण में जो भी बनी आकृति होती है वो प्रतिबिंब कहलाती है। यह दो प्रकार का हो सकता है, आभासी और वास्तविक। जब परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, और जब परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हो या ना, तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं। अभी पर्दे पे प्राप्त करने का सेंस बता दिए। कलई के पीछे अगर है तो कलई के पीछे तो वास्तव में आप कुछ देख ही नहीं सकते, वो तो केवल आभास हो रहा है। तो वहाँ कलई के पीछे पर्दा लगाओगे तो कोई मतलब रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं। और अगर कलई के आगे ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जहाँ कलई की हो उसके आगे बन रहा है, तो यहाँ अगर हम लगा दें तो प्रतिबिंब दिख सकता है ना। आप लोगों ने प्रोजेक्टर में नियम देखा होगा, तो यानी वहाँ बनने वाला, प्रोजेक्टर में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो वास्तविक और आभासी का अर्थ समझ गए? यानी कलई के पीछे अगर बना
तो आभासी, कलई के आगे बना तो वास्तविक। इतना समझ लो। पर्दे पे प्राप्त किया जा सके तो वास्तविक, पर्दे पे न प्राप्त किया जा सके तो, मिलता हुआ प्रतीत हो तो आभासी, मिल रहा हो तो वास्तविक, मिल रहा हो तो बोलो। क्लियर? यानी अब आभासी और वास्तविक में आपको कंफ्यूजन हुआ तो आपकी कमी है। इतना नियम बता दिए, एक आंख तो सेट हो जाएगा। ठीक, मिलता हुआ प्रतीत आभासी, मिल रहा है वास्तविक, मिल रहा है वास्तविक। अगर पर्दे पे प्राप्त कर रहे हो वास्तविक, पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा रहा है आभासी, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा रहा है, बताओ सही है? अब मिटा दें, प्रतिबिंब हो गया। अब हेडिंग डालिए दर्पण, डालिए। बाद में उतारना आपको। हेडिंग डालो क्या? दर्पण। बता दिए, अब क्या उतारोगे? घर पे उतार लेना देख के वीडियो। इसमें अब सब कुछ इतना देर से रट रहे हैं। अगला हेडिंग है क्या? दर्पण। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? देखो दिख रहा है उसमें, मिरर। मिरर की मीनिंग जरा देखो उसमें। सही है, देख लिया करो, इससे धीरे धीरे आपकी मीनिंग भी सुधरेगी। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं मीनिंग जरा देखो। हम लिखते सही हैं लेकिन आप भी सही लिखना सीखो, इसीलिए यहाँ कहते हैं जरा किसको देखो? मीनिंग को देखो। क्लियर? तो दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक भाग चिकना हो तथा एक भाग पर लेप लगा हो तथा जो किरणों का, माने आने वाली किरणों का परावर्तन करती हो न। जब कोई प्रकाश की किरण आती है और आके वह माने किसी चिकने सतह से टकराकर लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर चिकना सतह के एक तरफ क्या हो, कलई किया गया हो, और एक तरफ परावर्तक हो, तो ऐसे ही डिवाइस को क्या कहते हैं? ऐसे ही यंत्र को दर्पण कहा जाता है। क्लियर? तो दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक भाग परावर्तक हो तथा न जो जिसपे इमेज को प्राप्त किया जा सके, वह दर्पण कहलाता है। उसमें दर्पण की परिभाषा दिया होगा। ठीक, हम लिखवा दे रहे हैं, लिखो पहले। देखो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक सतह चिकना तथा एक सतह लेप लगा हुआ हो, दर्पण कहलाता है। ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक भाग चिकना, जिसका एक भाग चिकना, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक सिरा, एक भाग चिकना तथा दूसरा भाग कलई हो। भाग कलई हो, दर्पण कहलाता है। तथा जो प्रतिबिंब को बनाता हो। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं बता दिए हैं, को बनाता हो। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक भाग चिकना तथा दूसरा भाग कलई हो तथा जो प्रतिबिंब को बनाता हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण का सेंस क्या है? ऐसा वह परावर्तक पृष्ठ होगा जिसका एक भाग चिकना होगा, एक भाग कलई होगा, वह इमेज को प्राप्त कराता हो न। ये दो प्रकार का हो सकता है। ये कितने प्रकार का होगा? दो। ये दो प्रकार का हो सकता है, समतल दर्पण और गोलीय। प्रकार इसके कितने होंगे? दो। यह दो प्रकार का हो सकता है। एक को हम कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे को कहेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और दूसरा क्या? गोलीय न। समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। कैसा? प्लेन मिरर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे प्लेन मिरर।
और गोली दर्पण को अंग्रेजी में कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक, इतना उतारो, फिर इसमें हम आपको कुछ नोट कराते हैं अच्छा अच्छा पॉइंट, तब आपको बताते हैं। उतारो। देखो, पहला हेडिंग डालिए क्या, समतल दर्पण न। गोली दर्पण दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? एक को उत्तल दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण, और एक को कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण न। ये उत्तल दर्पण को कॉनकेव मिरर और इसको कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिलाते रहना आप लोग, कॉनकेव मिरर मीनिंग मिला लेना, और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी गोली दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को हम कहेंगे उत्तल दर्पण और एक को कहेंगे ऊ से उत्तल ऊ से उभरा। ऊ से उत्तल ऊ से उभरा माने कोई गोला अगर है और गोले को काट दो, जैसे मान लो ये गोला है, ये गोले को काट दो, तो जब गोले को काटोगे, देखो ये काट दिए हम बीच से, ये दो गोला दिख रहा होगा आपको, दो, एक देखो अंदर धंसा हुआ दिख रहा है और एक उभरा हुआ। ऐसे हम कहाँ पेंट कर दिए? सर उल्टा मीनिंग लिखती है क्या? केव माने होता है गुफा, हाँ उल्टा हो गया, कॉन्वेक्स उधर होगा, केव माने गुफा। गुफे के आकार का होता है अवतल, गुफे के आकार का। और देखो गुफा में छिपने के लिए देखो ये धंसा हुआ भाग है, इसी में छिपेगा कोई, तो ये कॉनकेव होगा। कॉनकेव, कॉनकेव माने होता है गुफा के आकार का। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स माने देखो अगर परावर्तक पृष्ठ, अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो, भरा हुआ हो, तो कहलाता है कौन सा मिरर? हाँ उत्तल। ऊ से उभरा, उसे देखो कलाई कहाँ किए हैं? हाँ अंदर, यानी किस भाग पे? धसे हुए भाग पे। तो उभरा हुआ भाग कैसा है? परावर्तक है। उभरा हुआ भाग क्या है? ये देखो किरणें गई, टकराई और टकरा के लौट आई। अगर परावर्तक भाग माने परावर्तन वाला भाग क्या है? उभरा है, तो उत्तल। उसे उभरा उसे, और अगर परावर्तक भाग धंसा हुआ है, ऐसे है ये, अब जाके इसमें टकराया किरण और लौटा, तब ऐसी स्थिति में बनने वाला क्या होगा? अवतल। हम इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसका उपयोग, सब कुछ। इन दोनों का भी हम लोगों को काम नहीं है। हमारा अभी टारगेट क्या है? समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण अभी हमारा सीधा टारगेट है, केवल समतल। अभी तक जो बताया वो समझ गए हो? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हाँ, दर्पण में बनी आकृति को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। और तो बार बार आप रटना कि दर्पण में बनी आकृति ही क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। ये दो प्रकार की हो सकती है, वास्तविक और वास्तविक। और वास्तविक का मतलब क्या होता है? जैसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, जो परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलता हो, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो परावर्तन के पश्चात मिलता नहीं बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह दर्पण पे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? दर्पण। अब पर्दा भी क्या होता है ये भी बता दिए। फिर दर्पण आपको पढ़ाए ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक भाग चिकना तथा दूसरा भाग कलई हो, और जो प्रतिबिंब को बनाता हो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार का हो सकता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और अभी आप लोग यहाँ दर्पण पढ़ रहे हो, यानी एक भाग इसका कलई होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उल्टा हो जाता है पूरा।
यहाँ दर्पण में जो काम है लेंस में पूरा उल्टा, उत्तल दर्पण का जो काम है वो अवतल लेंस का हो जाएगा, और अवतल दर्पण का जो काम है उत्तल लेंस का। लेंस में दोनों कहानी बदल जाता है। ठीक, तो समझ गए। अब आप लोगों को पढ़ना है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका एक भाग क्या हो? समतल। जिसका भाग समतल हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? वहां लिखा भी होगा खूब अच्छे से, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण। आप लोग जो अपने जीवन में यूज करते हो, रोज स्कूल आते समय, कोचिंग आते समय जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। जिससे आप देख के आते हो, जिसे आप आईना कहते हो या शीशा कहते हो, वो कौन सा दर्पण है? एकदम देखो समतल रहता है, एकदम सपाट रहता है, कहीं ऊंच खाल रहता है, एकदम सपाट। तो जो दर्पण है वही दर्पण कौन सा है? समतल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जैसा वस्तु है बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा। जैसा वस्तु है बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा। तो जिस दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। जैसे हम बाल बनवाने जाते हैं तो जो बाल काटने वाले के पास होता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। क्लियर? अभी हम लोग समतल की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण। अब देखो, मान लो अब इसका इमेज कैसे बनेगा ना, तो इमेज बनाने के लिए यहाँ देखो दिखेगा, यहाँ ये इतना समतल दर्पण है, देखो पूरा अच्छे से दिख रहा है ना। ये देखो हम कलाई कर रहे हैं, क्या कलाई, ज्यादा लंबा कलाई हो रहा है, अब ये मिटा रहे हैं, ये छोटा कलाई हो गया, ये कलाई कर दिए। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आपकी मान लो यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और आके इससे टकराई, एक और मान लो आई, आके टकरा गई, और टकराने के पश्चात ये क्या हो रही हैं? लौट रही हैं। ये लौट गई। अब लौट गई तो मान लो ये इतना बड़ा वस्तु है, देखो ये है वस्तु, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये देखो हम व्यक्ति को खड़ा कर दें, क्या व्यक्ति को ही खड़ा कर दो, देखो इतना बड़ा व्यक्ति को खड़ा कर दो, यहाँ व्यक्ति को हम खड़ा कर दे रहे हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। सही है? ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ देखो जमीन है मान लो, ठीक। अब देखिए ये वास्तव में कभी दोनों किरणें मिलेंगी? नहीं। तो ये देखो पीछे जाएगा इमेज, सही है? ये देखो जितना बड़ा व्यक्ति यहाँ है उतना ही बड़ा व्यक्ति यहाँ बन गया। दर्पण के पीछे बना है कि आगे? पीछे बन गया है, पीछे बन गया है, सही है? देखो ये भी खड़ा हुआ है। अब अच्छा ये बताओ, अगर कलाई किए हो तो क्या ऐसा संभव है कि उस तरफ बन जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये केवल आपको क्या हो रहा है? आभास। तो यहाँ बना प्रतिबिंब कैसा हो गया? आभासी। क्लियर? पहला काम हो गया। कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? तो ये हम नोट करके लिखवाएंगे नहीं, यही इमेज से समझो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता, पहला वही दिया होगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। दूसरा इसी में देखो, ये बताओ जितना बड़ा व्यक्ति है, ये मान लो 5 फीट का है, तो इस तरफ कितना बड़ा दिख रहा है? तो यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? तो प्रतिबिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार
आकार बराबर होता है। वस्तु का आकार, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में क्या होता है। हम आपसे प्रश्न बोले कि एक व्यक्ति जो 5 फीट लंबा है एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो बताइए व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना लंबा होगा। 5 फीट। जितना बड़ा व्यक्ति है उतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। अब दूसरी बात, दो हो गया। तीसरा देखो, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी हो गया, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक। अब ये बताओ, प्रतिबिंब जितना यहाँ से देखो, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 मीटर दूरी पे है। कितना मीटर, 3 मीटर। तो इमेज भी कितना मीटर दूर बनेगा जानते हो, 3 मीटर। तो व्यक्ति जितना दूरी पर है समतल दर्पण से उतने ही दूरी पर क्या बनता है, इमेज, प्रतिबिंब की। माने समतल दर्पण में व्यक्ति की दूरी समतल दर्पण से जितना दूर होता है और प्रतिबिंब की दूरी भी उतना ही दूर होता है। कहाँ से, समतल दर्पण के पीछे। तो समतल दर्पण से व्यक्ति की दूरी मान लो 3 मीटर है, तो उस तरफ भी बनने वाला प्रतिबिंब भी कितना दूर होगा, दर्पण से। दर्पण के सामने व्यक्ति जितना दूर होता है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतने ही दूर पर दिखाई पड़ता है। तो यानी दर्पण के सामने लिख लेंगे, दर्पण मान लो अगर दर्पण से 3 मीटर, ये मोनू और मोनू ही है। मोनू का इमेज दर्पण से कितने मीटर पे है, मोनू दर्पण से कितने दूरी पे है। हम प्रश्न बोल रहे हैं, मोनू दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। मोनू दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे है, तो बताइए मोनू का प्रतिबिंब दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर दिखाई पड़ेगा, 3 मीटर। जितनी दूरी पर दर्पण होता है, दर्पण से व्यक्ति की दूरी होती है, उतने दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से, हाँ, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये आपस में क्या होगी, बराबर। बोलो सही है। अगर मान लो मोनू 3 मीटर दूर इधर है, तो इधर भी कितना मीटर होगा, 3 ही मीटर। ये प्रतिबिंब है और ये व्यक्ति स्वयं है। क्लियर। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो 3 मीटर ऊंचा है। अगर व्यक्ति 3 मीटर ऊंचा है तो कांच 1.5 मीटर चाहिए। तो अगर आप किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब चाहते हैं तो आपका ऊंचाई का आधा ऊंचाई का क्या होना चाहिए, कहाँ, दर्पण। जैसे मान लो तुम 6 फीट के हो, अगर तुम चाहते हो, आप लोग कोई लड़का इसी में 6 फीट का है और वो चाहता है कि हमारा पूरा पैर से लेके पूरा सर तक एकदम अच्छे से दर्पण में दिखे, तो अगर आप 6 मीटर के हैं तो दर्पण 3 मीटर का होना चाहिए। तो पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण में व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई किसकी होनी चाहिए, दर्पण की। अगर आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब चाहते हैं, कैसा प्रतिबिंब चाहते हैं, पूरा, तो आपकी ऊंचाई जितना है उसका आधा ऊंचाई किसका होना चाहिए, दर्पण का। हम प्रश्न बोल रहे हैं तब आप ज्यादा समझ पाओगे। एक व्यक्ति 4 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर, 4 मीटर। तो बताइए दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए जिससे वो पूरा दिखाई पड़े, 2 मीटर। समझ गए। एक व्यक्ति 2 मीटर ऊंचा है, 2 मीटर का है, कितने मीटर का, 2 मीटर या 2 फीट का। एक व्यक्ति 2 फीट का है तो दर्पण कितने फीट का होना चाहिए कि व्यक्ति पूरा पूरा अपना इमेज देख पाए, यानी पैर से लेके सर तक। तो कितना मीटर, तो यानी अगर क्या हुआ, दर्पण तब क्या, तब आराम से, तब तो दिखेगा ही, तो उसमें क्या दिक्कत है। माने कितना होने पर व्यक्ति अच्छे से दिख जाएगा अपना पूरा। अगर दर्पण कितना रहे कि व्यक्ति अपना पूरा शरीर देख सके पैर से लेके सर तक, तो यानी जितना व्यक्ति ऊंचा है अगर उसका आधा ले लेगा तो पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। अब तुम कह रहे हो जितना बड़ा व्यक्ति हो उतना ही बड़ा दर्पण हो, तब तो कोई बात नहीं, देखो अपना खूब, क्या दिक्कत है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कितना बड़ा व्यक्ति हो ना, हाँ, तो जितना बड़ा व्यक्ति होगा अगर उसका आधा ऊंचाई का दर्पण होगा तो अपना पूरा प्रतिबिंब साफ साफ दर्पण में देख सकता है। किस दर्पण में, अभी हम समतल की सब बात बता रहे हैं। तो यानी अगर एक व्यक्ति
5 फीट ऊंचा है तो दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए कि जिससे वह अपना पूरा प्रतिबिंब साफ साफ दर्पण में देख सके? 2.5 फीट। कितना? 2.5 फीट। क्लियर? अगली बात, अगर आप कभी शीशे में, जैसे मान लो आप यहाँ बन गए, आप मान लो इस तरफ हैं आप, ये देखो दर्पण है, अगर आप इस दर्पण के सामने, इस दर्पण के सामने v वेग से आ रहे हैं, किस वेग से? जैसे दर्पण है सामने, मैं v वेग से आ रहा हूँ तो उसमें 2v वेग से दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने v वेग से आ रहा है, किस वेग से? तो दर्पण का इमेज जो आएगा वो 2v वेग से आएगा। जैसे हम आ रहे हैं दर्पण के सामने 3 मीटर से, 3 मीटर प्रति सेकेंड, तो दर्पण में हमारा इमेज कैसा दिखेगा जानते हो? 6 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 2 गुना दिखेगा। यानी अगर हम दर्पण के सामने v वेग से आते हैं तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ दिखेगा। 2v वेग से आता हुआ आप ये कर सकते हो, कोई बड़ा वाला दर्पण लेना, उसके सामने चलना, तो जब आप धीरे धीरे, मान लो आपका स्पीड होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो दर्पण में आपका स्पीड 4 मीटर प्रति सेकेंड दिखाई पड़ेगा। कितना? 4 मीटर प्रति सेकेंड। यानी आप 2 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहे हैं तो आपका दर्पण में जो इमेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा? 4 मीटर। समझ रहे हो? तुम बताओ जैसे तुम किसी दर्पण है, समतल दर्पण लगा है और तुम 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहे हो, तो तुम्हारा इमेज जो दर्पण में हो कितना मीटर प्रति सेकेंड से आता प्रतीत होगा? 6 मीटर प्रति, यानी जितना वेग से तुम आओगे उसके 2 गुने वेग से क्या आएगा? आपका प्रतिबिंब। आपका प्रतिबिंब उसके 2 गुने वेग से आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं? इतना उतारो, फिर हम और कुछ लिखवा देते हैं समतल दर्पण के बारे में। देखो अभी आपने अभी केवल एक समतल दर्पण के बारे में सीखा ना। प्रश्न आजकल एक समतल नहीं बल्कि 2-2 और 3-3 समतल से मिलाकर पूछता है। 2-2, 3-3 प्रश्न कैसे पूछता है इसको हम मिटा रहे हैं और समझने का प्रयास करना। आजकल जो प्रश्न बन रहा है, क्योंकि ये सब रट लिए हैं, एक चीज और याद कर लेना कि समतल दर्पण में जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? एनसीईआरटी की किताब होगी जो, वहां नोट करके लिखा होगा। अगर अरिहंत का होगा ना तो एकदम जहां समतल दर्पण समाप्त हो रहा है वहां नीचे देखो एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलो देखो एक बार हम रिवीजन कराते हैं, जरा ध्यान से देखना समतल दर्पण को। हम केवल इमेज से कराएंगे। ये मान लो समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। अभी हम कितने समतल दर्पण है यहाँ? एक है, एक ही समतल दर्पण है। अभी देख लो, कोई आपको ज्यादा तो नहीं दिख रहा है समतल दर्पण? एक। अगर कोई व्यक्ति यहाँ देखो, यहाँ से इमेज आई, यहाँ से आया, यहाँ टकराया, टकराने के पश्चात ये क्या होगा? वापस लौटेगा। ये समांतर लौट रहे हैं, कभी मिलेंगी? जब नहीं मिलेंगी तो ये पीछे जाके मिलती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। मिलती हुई, यहाँ देखो, ये यहाँ मिली, ये और पीछे जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान से बनाओगे तब देखो, मिल गया। ये मिलता हुआ प्रतीत देखो, ये है, जितना ऊंचा ये है, ये उल्टा बना दिए, ये इतना है और ये भी यही है। तो समतल दर्पण पे देखो, अच्छा वास्तविक बना कि आभासी? आभासी। क्यों? क्योंकि कलई के पीछे बन रहा है और मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कैसा बनेगा? ये आभासी बना। कैसा बना? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अच्छा ये बताओ, सीधा होता है उल्टा? तीर ऊपर है तो तीर ऊपर ही बना है क्या? यानी अगर व्यक्ति यहाँ ऐसे होता इस तरह से तो देखो कैसे दिखता? ऐसे ही दिखता ना। और यहाँ देखो ये व्यक्ति दिखता, तो सीधा व्यक्ति है तो सीधा ही दिखता, उल्टा नहीं, बल्कि जैसे खड़ा हुआ है व्यक्ति वैसे ही दिखेगा। यानी पैर उसका ऊपर नीचे रहेगा और सर कहाँ रहेगा? ऊपर ना। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो, दिक्कत तो नहीं है भैया? हाँ देख लो, अगर दिक्कत हो तो बताना। देखो देखो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो है।
ये सीधा है तो ये भी कैसा है, सीधा। पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। देखो यही शब्द हम लिख दे रहे हैं, आभासी होगा, आभासी के साथ साथ सीधा होगा, बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा, और इसकी ऊंचाई और व्यक्त की ऊंचाई बराबर होगी, यानी सीधा होगा और प्रतिबिंब और व्यक्त की ऊंचाई क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बराबर होगी, ऊंचाई बराबर होगी। व्यक्त की दूरी और प्रतिबिंब, दर्पण से यहाँ की दूरी और दर्पण से यहाँ की दूरी आपस में क्या होगी, अगर ये 3 मीटर दूर है यहाँ से तो ये भी कितना मीटर होगा, 3 ही मीटर दूर होगा, दोनों उतने ही दूरी पर होते हैं। कोई दिक्कत, जितना दूर इधर है उतने दूर इधर रहेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सेम ऊंचाई का बनेगा, सेम। अगर व्यक्ति अब चाहता है कि उसकी पूरी इमेज बने तो व्यक्ति की इमेज की, दर्पण की इमेज जो होनी चाहिए, व्यक्ति अगर चाहता है कि व्यक्ति की ऊंचाई की, हाँ ऊंचाई की, दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, आधी। दर्पण की अगर ऊंचाई आधी रहेगी, दर्पण की ऊंचाई क्या रहेगी, दर्पण की ऊंचाई आधी, ऊंचाई बटे 2। दर्पण की ऊंचाई का अगर हम आधा कर देंगे तो व्यक्ति पूरा पूरा क्या होगा, साफ साफ दिखने लगेगा। तो व्यक्ति को अगर आप चाहते हो कि एक व्यक्ति का पूरा इमेज बने कंप्लीट, तो दर्पण का, व्यक्ति की अगर 8 फीट का है तो 4 फीट का दर्पण होना चाहिए, तो अपना सर से पैर तक आराम से देख पाएगा। ठीक, ये तो था कितने दर्पण की बात, एक। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, ये भी याद कर लेना। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। एक चीज और याद रख लो, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, किसको स्थिर रखा जाए, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, और कोई व्यक्ति थीटा कोण से आ रहा है, किस कोण से, थीटा कोण से आ रहा है, तो कितने कोण से आता हुआ दिखे जानते हो, 2 थीटा। किस कोण से, 2 थीटा। अगर आपतित किरण को स्थिर रखा जाए और कोई व्यक्ति थीटा कोण से दर्पण के सामने आ रहा है, तो जो उसका प्रतिबिंब आएगा वो 2 थीटा कोण से आता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरी बात, अगर व्यक्ति भी वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से आता हुआ दिखेगा। समझ गए, अगर भी वेग से कोई दर्पण के सामने व्यक्ति चल रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 भी वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। कोई व्यक्ति अगर थीटा कोण से दर्पण पे जा रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 थीटा कोण से आता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर, ये सब एक दर्पण की बात कर रहे थे। अब आजकल ट्रेंड बदला है, और ट्रेंड बदलने की वजह से प्रश्न का लेवल भी बढ़ गया है। अब एक की बात नहीं, अब 2-2 की बात किया जाता है। कितने की, 2-2 दर्पण की। अब 2 दर्पण के लिए देखो, 2 समतल, देखो यही लिखा है, 2 समतल दर्पणों, देखो लिखे होंगे आप लोग, 2 समतल, हाँ दर्पण यदि थीटा कोण पे, 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पे झुके हों, थीटा कोण पर झुके हों, 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पे झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंबों की संख्या याद रखना, बहुत पूछता है ये, बहुत आजकल का एकदम ट्रेंड है। 360 बटे थीटा और -1, ये बहुत पूछता है। यानी कहेगा 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं, एक व्यक्ति आता है और 60 डिग्री के कोण पे आता है, तो बताइए उसके कुल कितने इमेज दर्पण में बनेंगे। आप लोगों ने आप जाते होंगे बाल कटाने के लिए, तो जिस दर्पण के सामने खड़े होते होंगे वहां दर्पण में देखना तुम्हारा 3-3 इमेज दिखेगा उसी कांच में, थोड़ा सा आगे एक दिखेगा, एक पीछे दिखेगा और पीछे दिखेगा। जाके देखना आप सैलून में जब जाओगे तो वहां दीवार में चिपका होता है कांच को आप दीवार में चिपका हुआ देखेंगे, और आपका एक इमेज नहीं कई इमेज आपका दिखेगा ना, कई इमेज दिखेगा। तो अगर मान लो आप 60 अंश के कोण पे हैं, कितने अंश के, 60 अंश के, तो 60 - 1, 0 0 6 6 36, 6 - 1 यानी कितना कोण, आपका 5 इमेज दिखेगा, 5 इमेज। सोचो उस दर्पण में आपके 5 चित्र दिखेंगे, आपके माने कितने बार दिखोगे आप उस दर्पण में, 5 बार। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 4 5 लेयर में आप दिखोगे।
अब अगर थोड़ा सा और झुक जाओगे, इधर उधर कोण बदलते जाओगे तो प्रतिबिंबों की संख्या घटती और बढ़ती जाएगी। अगर कोण बड़ा होता जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या कम होती जाएगी, कोण छोटा होता जाएगा प्रतिबिंब की संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर? ये है 2 थीटा कोण से ये बता दिए। और एक प्रश्न पूछता है, हाँ, पेरिस्कोप एक होता है, पेरिस्कोप शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। देखो ये है, ये है पेरिस्कोप, दुश्मनों के लिए ये यूज किया जाता है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से प्रेक्षक मान लो यहाँ कोई आदमी बैठा है, यहाँ से इस पे देखेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ टकराएगी और यहाँ से यहाँ दिख जाएगा। मान लो व्यक्ति यहाँ छिपा है, सेना के लोग यही उपयोग करते हैं, इसे कहते हैं परिदर्शी। इसे क्या कहते हैं? परिदर्शी। परिदर्शी का उपयोग सेना के लोग ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ वृक्ष पे आप बैठ जाओ, इस वृक्ष से आप मान लो यहाँ वृक्ष पे बैठे हो, इस वृक्ष पे बैठ के अगर आप यहाँ से देखना चाहो पेरिस्कोप लेके, तो यहाँ जाएगा, यहाँ से टकराएगा, टकरा के यहाँ टकराएगा, टकरा के यहाँ अगर कोई व्यक्ति है तो आपको पूरा इमेज उसका साफ साफ दिख जाएगा। तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो कितने समतल दर्पणों का उपयोग करके? देखो 1 2। ये प्रश्न पूछता है पेरिस्कोप में कुल कितने समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं? 2 समतल दर्पण। कितने? 2। और कितने अंश के कोण पे रहते हैं दोनों लगे हुए? 45 डिग्री। ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है कि परिदर्शी में कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है? 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि कितने डिग्री के कोण पर ये दोनों समतल दर्पण लगे होते? 45 डिग्री के कोण पे लगे होते। नेविगेशन में भी यही उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र में नाव ले जाते हैं तो वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। माने आदमी बैठा है ऊपर जहाज पे और कोई अंदर देखना, डायरेक्ट देख पाओगे? क्योंकि यंत्र लगा है तो वहां ऐसे कांच फिट कर देते हैं। जैसे यहाँ आदमी बैठा है, ऊपर है नेवी वाली जो समुद्र में चलने वाली जहाज है, इसके ऊपर कोई आदमी बैठा है, वो चाहता है कि हम अपने पब्लिक को देख लें, या मान लो लीकेज हो गया तो ऊपर से नीचे आएगा तो ड्राइवर ही है, ड्राइवर चलाने वाला है जहाज को। अगर पता चला देखने आ गया नीचे आदमी को, तब तो जहाज ही डूब जाएगी। तो वहीं से कैसे नीचे का सारा नजारा देख ले, तो क्या करता है, यहाँ पे लगा है पेरिस्कोप यानी परिदर्शी में देखा, यहाँ वहां से टकराएगा किरण, इस पे टकराएगा और ये पूरे जनता को अपने देख लेगा। पूरी जनता वहां क्या कर रही है सब दिख जाएगा। क्लियर? एक और होता है बहुरूपदर्शी। क्या होता है? बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी किसे कहते हैं? ये इसमें 3 समतल दर्पण लगाए होते हैं आयताकार रूप में। 3 समतल दर्पण किस रूप में? आयत के रूप में। आयत के रूप में। कैसे? आयताकार। और कितने अंश के, कितने डिग्री कोण पे जानते हो? 60 डिग्री। ठीक। और इसमें क्या होता है, जो इमेज एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बन, इसीलिए इसको कहते हैं बहुरूपदर्शी। एक बार इमेज बन गया, दोबारा देखोगे और इमेज दिखेगा ही नहीं, बहुत सारा रूप उसको दिखने लगेगा। तो इसको कहा जाता है बहुरूपदर्शी। बहुरूपदर्शी में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कितने समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है? 3 आयताकार समतल दर्पण। और कितने अंश के कोण पे लगे होते हैं? 60 अंश। ये था समतल दर्पण। समतल दर्पण का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। इसमें बहुत कुछ पढ़ा दिया, अभी थोड़ा बहुत छूटा है। ये दोनों प्रश्न बहुत लंबे हैं और ये दोनों पूछे जाते हैं बड़ी क्लासेस में। मान लो आप पीसीएस का कभी पेपर दिए तो वहाँ पूछ सकता है, एसएससी का दिए, आजकल ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पूछ सकता है। छोटे मोटे परीक्षा में आपके हाई स्कूल में ये नहीं पूछेगा। ठीक, उतार लो।